तीर्थे तीर्थे निर्मल विप्रवृंदम वृंदे वृंदे तत्वचिंतानुवादः वादे वादे जायते तत्वबोधा बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जिसका कुल मिलाकर आशय यह है कि हमारे विचारों में बहुत ही शक्ति होती है। और प्राचीन काल में जब भारत विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित था, उस समय विश्व गुरु के पद की गरिमा और स्थिति को बनाए रखने के लिए कुछ इस तरह के उपक्रम संपूर्ण भारतवर्ष में होते थे, जिसका आशय ये है कि उस समय प्रत्येक पवित्र स्थानों पर विप्रों का समूह, वेद में पारंगत ब्राह्मणों का, ज्ञानियों का समूह एकत्रित होता था। और वो समूह एकत्रित होकर क्या करता था? वो तत्व चिंतन करता था। वास्तविकता क्या है इस मानव जीवन की, इस प्रकृति की, इस पृथ्वी की, इस सृष्टि की, और किस लिए इस सृष्टि का निर्माण हुआ है? मनुष्य योनि क्यों मिली है किसी जीव को, या अन्य योनियों में जीव क्यों भ्रमण कर रहा है? दुख का कारण क्या है? असंतोष, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि विभिन्न प्रकार के जो विकार हैं, जो स्वयं के साथ साथ समाज को भी पीड़ित करते हैं, उसका कारण क्या है? इन सब पर गहन मंथन होता था, तत्व चिंतानुवादा। और उससे निकलता क्या था? उससे जो निकलता था, उससे एक ज्ञान राशि प्राप्त होती थी, तत्व बोध प्राप्त होता था। और वो बोध किस विषय का होता था? कि बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा। चंद्रचूड़ भगवान शिव का नाम है। वो अपने मस्तक में चंद्रमा को अपने चूड़े में रखते हैं, जैसा हम लोग चित्र में देखते हैं। तो यहाँ तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से जो चर्चा परिचर्चा थी, उसका जो परिणाम होता था, उसमें शिव की प्राप्ति होती थी। शिव का तात्पर्य यहाँ कल्याण से है, सत्यम शिवम सुंदरम से है। उससे जो बात निकल के आती थी, जो निष्कर्ष निकलते थे, जो सार होता था ये सारे विमर्श का, वो होता था सत्य, कल्याणकारी शिव और सुंदर। यानी भौतिक रूप से, चूँकि जो सत्य है वो भौतिक रूप से नहीं दिखाई देता, कल्याणकारी है ये भी थोड़ा बाद में पता चलता है, लेकिन व्यक्ति आज का सुंदरता की ओर आकर्षित होता है। सुंदरता से तात्पर्य अच्छा लगने से है, अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छा स्वरूप, अच्छा रूप, अच्छे दृश्य। तो वो जो निष्कर्ष निकलता था, वो जो परिणाम निकलता था, वो चूँकि प्राथमिक तौर पर इंसान अच्छाई की ओर अग्रसित होता है, जो उसे अच्छा लगता है, पसंद आता है, सुंदर लगता है। तो वो सुंदर के साथ साथ वो सत्य भी होता था, क्योंकि जैसे हम जानते हैं ना कि प्रत्येक चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, तो ऐसा नहीं था। वो जो सुंदरता थी उसके अंदर सत्यता थी और उसके अंदर कल्याण था। यानी ऐसे सिद्धांत निकल करके आते थे जो आज हमारे उपनिषदों में, श्रीमद् भगवद गीता में, रामचरितमानस में और अन्य बहुत से ऐसे वेदांत में तो है ही है, वेद में तो है ही है, विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों में वो चीज़ें पाई जाती हैं, जिसका अनुकरण करने से, जिसका पालन करने से निश्चित रूप से मनुष्य अपना जीवन लाभ प्राप्त कर सकता है, सत्यम शिव सुंदरम की प्राप्ति कर सकता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे विचारों में बड़ी शक्ति है। जब हम विचार करते हैं, मंथन करते हैं, तो एक वो बीज होता है। इस बीज के परिणाम स्वरूप आज तक जितने आविष्कार हुए हैं, चाहे वास्को डिगामा यहाँ आया हो, चाहे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की हो, चाहे हमारे ऋषि मुनियों ने चंद्रमा की गति, सूर्य की गति, यानी सारा खगोल विज्ञान जो हमारे ऋषि मुनियों ने आज से कई हजारों वर्ष पहले शोध करके, खोज करके रखा था। आज भी आप 5 रुपए के पांचांग से हजारों वर्ष की गणना आगे पीछे की कर सकते हैं, जिसके लिए
करोड़ों करोड़ों रुपए के यंत्र लगाए जा रहे हैं। अभी जो हमारा चंद्रयान तृतीय चंद्रमा में सफलतापूर्वक उतरा है, उस पर भी जो वैज्ञानिक उन्होंने कहा कि हमें ये सारा ज्ञान हमारे ग्रंथों से यानी वैदिक ज्ञान के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है। वैदिक गणित तो आप लोग जानते ही होंगे सब, आर्यभट्ट ने चाहे शून्य का आविष्कार किया हो या जितने भी प्रकार के और बात आधुनिक जितने आविष्कार हैं, चाहे वो संहारकारी हों और चाहे वो कल्याणकारी हों। दुर्भाग्य से आज तो कल्याणकारी कार्य कम हो रहे हैं, चूँकि मनोवृत्ति मनुष्य की बदल गई है, वो नाश की ओर अग्रसर है। तो चाहे अणुबम का आविष्कार हो और वो परमाणु का आविष्कार करने के बाद भी ऑटो हान के मुख से जो बरबस बात निकली थी, वो भी गीता के श्लोक ही निकला था। कालो हम त्रैलोको क्षय कृतो प्रबद्धा, जब भगवान विराट रूप धारण करते हैं श्री कृष्ण, तो वो भी इस बात को कहते हैं कि अब मैं महाकाल हूँ और तीनों लोकों का, कालो हम क्षय कृतो लोको प्रबद्धा, सभी लोगों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हो चुका हूँ। यानी ये नाशकारी आविष्कार, विनाशकारी आविष्कार ऑटो हान ने किया, जिसकी त्रासदी जापान भोग चुका है 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और भी बहुत से आविष्कार जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे हमारे एयर कंडीशंस हों, चाहे फ्रिज हों, और प्रकृति से हमें दूर ले जा रहे हैं और ढेर सारी बीमारियों के कारण बन रहे हैं। लेकिन ये सब आविष्कार भी कभी चिंतन में आए थे, किसी के मन में आए थे, इस गर्मी से निपटने के लिए क्या किया जाए, कोई वस्तुएं खराब ना हो, हम बासी वस्तुएं कितने दिनों तक रख करके उनका सेवन कर सकते हैं। इसके लिए तो छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक, सुई से लेकर के और जैसा हम कह रहे हैं हवाई जहाज़ तक के आविष्कार, भवन निर्माण आदि कभी न कभी मन में विचार के रूप में आए थे।